सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सर्वनाम की परिभाषा और इसके कुछ भेद हमने पढ़ लिए थे। तो सर्वनाम के भेद के अंतर्गत ही आज हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, हमने पढ़े थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने पढ़ लिया था कि वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। फिर मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा था कि श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और फिर हमने पढ़ा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब जिसके बारे में वक्ता और श्रोता के द्वारा जिसके बारे में बातचीत हो रही है वहाँ पर उनके प्रयोग के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो वहाँ पर उपस्थित ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम आगे के जो भेद हैं वे पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम से। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद और इसके अंतर्गत दूसरा भेद कर रहे हैं हम। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम हम कर चुके हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु अथवा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के पास या दूर होने का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के पास या दूर होने का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, आप जो इंग्लिश में पढ़ते हो ना ग्रामर में, दिस और दैट, है ना। तो दिस जो है वो यह अर्थात पास की वस्तुओं का बोध कराते हैं या व्यक्ति का बोध कराते हैं। दैट जो कि दूर स्थित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये वही है निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के पास या दूर होने का बोध कराते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं कौन से होते हैं? यह,
और वह। ठीक है, तो इसका हम कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे नीतू ने कहा, नीतू ने कहा मेरी पुस्तक यह है। नीतू ने कहा मेरी पुस्तक यह है। अब इसमें देखिए, ये जो कथन है, इस कथन में पुस्तक के लिए संकेत जो शब्द किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? यह के द्वारा। ठीक है, यह शब्द जो है वो पुस्तक के लिए संकेत करता है और इससे पता चलता है, जैसे मैं कहती हूँ कि यह मेरा पेन है। ठीक है, यह पेन मेरा है, तो इसका मतलब है कि मैं इस पेन की तरफ संकेत कर रही हूँ। कौन से शब्द से? यह। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार संकेत किया गया है। इससे पता चल रहा है, यह शब्द से पता चल रहा है कि पुस्तक पास में ही रखी है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे देखिए, मेरी कार वह है। अब कहीं दूर कार खड़ी है और उसकी तरफ इशारा करके जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी कार वह है, तो वह शब्द जो है वो किसी वस्तु के दूर होने का हमें संकेत करवाती है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक मतलब जिसमें वस्तु के पास या दूर होने का निश्चय होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। तो तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उन्हें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये है परिभाषा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, या फिर बाहर दरवाजे पर कोई आया है। तो इसमें देखिए उदाहरण, दूध में कुछ गिर गया है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चितता का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो अब जैसे दूध में कुछ गिर गया है, अगर मैं कहूँ कि दूध में छिपकली गिर गई है, ठीक है, वो तो निश्चित है कि हाँ छिपकली गिर गई है, हमें पता है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं कुछ शब्द का प्रयोग करती हूँ तो कुछ शब्द दूध में क्या गिरा है इस बात की अनिश्चितता को दिखा रहा है ना। तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कहती हूँ बाहर दरवाजे पर कोई आया है। अब एक तो मैं कहती हूँ कि बाहर दरवाजे पर अनिकेत आया है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं, मतलब वो निश्चित है कि वो अनिकेत ही है। ठीक है, या मैं कहती हूँ कि बाहर दरवाजे पर मासी आई है। ठीक है, अब वो मासी आई है ये हम जानते हैं, वो निश्चित है। लेकिन यहाँ पर देखिए बाहर दरवाजे पर कोई आया है। अब कोई आया है लेकिन कौन आया है ये निश्चित नहीं है ना। तो ये जो कोई शब्द है, कुछ शब्द है, किसी ने शब्द है, ये किसको दर्शाते हैं? ये अनिश्चितता को दर्शाते हैं। तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। अब किसने खटखटाया वो नहीं पता, लेकिन किसी ने खटखटाया, वो कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे जो शब्द हैं कुछ, कोई, किसी ने, ठीक है, ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ गया है। तो हम अभी आगे का कर लेते हैं भेद। ठीक है, आगे ये 3 भेद आपने पढ़ लिए हैं। फिर देखिए अब चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही आपको पता चल रहा है, बहुत इजी है ये। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में प्रश्न पूछने के बारे में ज्ञात होता है। ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है
या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। तो इसका उदाहरण जैसे मैं कहती हूँ, जैसे यह पत्र किसका है। अब देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ पर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पत्र शब्द है ये संज्ञा है और इसके संबंध में प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है संज्ञा के विषय में, आपको समझ में आया होगा। तो एक उदाहरण और लिख लेते हैं हम इसका, ठीक है। जैसे पेड़ के नीचे कौन खड़ा है। अब यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि देखिए पहले में तो है किसका और दूसरा जो उदाहरण है उसमें है कौन। तो ये दोनों ही शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, प्रश्न करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, कौन, क्या, कैसे, ठीक है, किसका। इस प्रकार से जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा और आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे के जो 2 भेद बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में पूरा कर लेंगे। तो आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा आपको नोटबुक में करना है और पढ़ना भी है, साथ में समझना भी है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।